एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी रिसेंटली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। एक था हमारा एरेज और दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, है ना। कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें फाइंड आउट करते थे कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है और मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है ना। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता या आपने इनको नहीं कवर किया है तो पहले आप इनको कवर कीजिए, क्योंकि इस वाले लेक्चर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और एरेज तो हमारा जो है वो मेन टॉपिक है ना। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का क्या मतलब होता है कि हम एक प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम्स लिखते हैं, है ना। अब बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होते हैं स्टेप्स, कि हमें एक स्टेप्स बताए जाते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, है ना। तो अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स, मल्टीपल अप्रोचेज या फिर आप कह लो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट है? तो ये चीज़ हम किससे पता करते हैं? ये चीज़ हम पता करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से। जिस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी वो एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन आपका सबसे कम टाइम ले रहा है और सबसे कम स्पेस ले रहा है वो आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है ना। तो अब हमारे पास क्या होता है? ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल अप्रोचेज होते हैं। तो जो सबसे पहली अप्रोच होती है, जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में आती है वो होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एरे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से करेंगे और समझेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच होता क्या है। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे बेसिक तरीका होता है कि बस जस्ट हमें ये सोचना है कि ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा। हमें ये नहीं सोचना कि कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पेस लगेगी, हमें ये सब चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमें बस सिर्फ क्या करना है? आंसर निकालना है। और किसी प्रॉब्लम को पढ़ते ही उसका आंसर निकालने के लिए हमारे दिमाग में जो सबसे पहली और जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच आती है उसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। So brute force means solving a problem by trying all possible solutions or steps directly without using any optimization or clever technique, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें हम कोई भी क्लेवर या ऑप्टिमाइज टेक्निक नहीं यूज़ करते जिससे हमारा कोड कम हो जाए या हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमने परफॉर्म करवानी है वो कम हो जाए, है ना। हम क्या करते हैं? जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं अपना आंसर ढूंढने के लिए। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यूजली द फर्स्ट सोल्यूशन दैट कम्स टू माइंड, ओके। सो अब इसका जो मेन ब्रूट फोर्स का जो मेन क्या कहते हैं मोटिव क्या होता है, ठीक है, मेन मोटो क्या होता है? ट्राई एवरीथिंग, चेक ऑल कॉम्बिनेशंस, पेयर्स और पॉसिबिलिटीज़। हम सॉल्यूशन को निकालने के लिए सारे की सारी पॉसिबिलिटीज, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम मानते हैं कि मेरे पास एक एरे है और एरे में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे 12 हो गया, 17 हो गया, 21, 35, 49, ठीक है, 50, 55, 60, ठीक है। तो ये मेरा एक एरे है। अब मुझे बोल दिया गया है, आप मतलब मुझे एक के दे दी गई है, के में मुझे की मान लो, ठीक है, मुझे की दे दी है 55, और मुझे बोला गया है कि आप इस एरे में 55 की पोजीशन ढूंढो। अब अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाती हूँ, यानी कि जो सबसे पहला मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन, सारे के सारे पेयर, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करूँ। यानी कि मैं एक एक पोजीशन के पास जा के चेक करूँ क्या उस पोजीशन पर 55 पड़ा है। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो पोजीशन पर जाऊंगी, क्या मेरी ज़ीरो पोजीशन पर 55 है? नहीं। फिर मैं कहाँ पर जाऊंगी? फर्स्ट पोजीशन पर जाऊंगी, क्या फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास 55 है? नहीं, मेरे पास 55 नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? आगे जाऊँगी। नेक्स्ट वाली पोजीशन पर क्या मेरे पास 55 है? नहीं, मेरे पास 55 नहीं है। तो फिर मैं आगे जाऊंगी। यानी कि मैं जितनी भी पॉसिबल पोजीशंस हैं उन सबको चेक करूंगी जब तक मुझे 55 नहीं मिल जाता, है ना। अब चाहे मेरा एरे कितना भी बड़ा हो, चाहे एरे में मेरे पास 100 एलिमेंट्स हो और जो एलिमेंट मैं ढूंढ रही हूँ चाहे कि वो बिल्कुल लास्ट पे पड़ा हो, है ना,
तो क्या होगा, अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 100 एलिमेंट्स का एरे है, तो क्या होगा कि अगर मेरा जो मैं नंबर ढूंढना चाहती हूँ वो लास्ट पोजीशन पे पड़ा है, तो मैं कितनी बार चेक करूँगी, मैं 100 टाइम्स चेक करूँगी, है ना। यानी कि हर एक पोजीशन पर जा के अगर मैं चेक करूँ तो मुझे 100 टाइम्स चेक करना होगा। तो इसमें हम टाइम पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सबसे ईजिएस्ट अप्रोच जो हमें ईजिली हमारे दिमाग को समझ में आ सकती है वो यही है। तो ब्रूट फोर्स जो अप्रोच होती है बेसिकली वो क्या होती है, उसमें हमारे पास टाइम या स्पेस का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है। उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट जो मतलब सबसे पहले हमें पता है अप्रोच वो कौन सी है ना, वो हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ब्रूट फोर्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रिवर्स एन एरे का। ठीक है, अब रिवर्स एन एरे का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एरे बनाती हूँ, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 5 एलिमेंट्स का एक एरे है, ठीक है, ये मेरे पास एज अ इनपुट आता है। ठीक है, सो एज अ इनपुट मेरे पास ये एरे मुझे आ रहा है यूज़र की तरफ से। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस एरे को रिवर्स कर दूँ, और रिवर्स करने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे पास आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट पोजीशन पर होगा वो पहले आ जाएगा, है ना। तो यही मेरे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। अब 20 यहाँ पर लास्ट पे है तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर 23 आएगा, 14 आएगा, 45 आएगा एंड 23 आएगा, है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैकवर्ड से चल रहे हैं, है ना। पहले 20 आएगा, फिर 23, फिर 14, फिर 45, फिर 23। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या आइडिया हमारे माइंड में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास है, ठीक है, 23, ये 0th पोजीशन पर है, फिर 1 पोजीशन है, फिर 2nd पोजीशन है, फिर 3rd पोजीशन है, फिर हमारे पास 4th पोजीशन है। लेकिन जब हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4th पोजीशन वाला एलिमेंट पहले आएगा, 3rd पोजीशन वाला जो है वो 2nd पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी आइट्रेशन उल्टी हो रही है, जो 4th पोजीशन पर 20 पड़ा था वो पहले आ गया, है ना। तो ये हमारे पास रिवर्स हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्परेरी एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ टेम्परेरी एरे। हमने एक टेम्परेरी एरे क्रिएट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो इस एरे के एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी करेंगे अपने टेम्परेरी एरे में, लेकिन कैसे कॉपी करेंगे, उल्टी डायरेक्शन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डायरेक्शन से शुरू करेंगे कॉपी करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, इनटू टेम्परेरी एरे। ठीक है, हमारा जो टेम्परेरी एरे है उसमें सारे कॉपी कर देंगे, बट फ्रॉम बैकवर्ड। ठीक है, फ्रॉम बैकवर्ड बोल लो, चाहे फिर बोल लो कि एंड से हम क्या करेंगे, इसको सारे को कॉपी करेंगे। फिर जब हम एंड से कॉपी करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास एरे होगा, टेम्परेरी एरे, वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जब हमारे पास इस तरीके का एरे बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इस वाले एरे को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे हमारे ओरिजिनल एरे में, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी टेम्परेरी एरे टू आर ओरिजिनल एरे, क्योंकि जो टेम्परेरी एरे है वो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब कि रिवर्स्ड एरे बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हमारे ओरिजिनल एरे में सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, तो हमारा जो एरे है ये वाला वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो इसको एक बार करते हैं कोड से। अब कोड से हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ का फंक्शन बना के रखेंगे। ठीक है, अब हम एरे को रिवर्स करने का भी एक फंक्शन बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, पब्लिक। अब हमारे पास रिटर्न टाइप हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम वॉइड रखेंगे, और इसका नाम हम रख देंगे रिवर्स एरे, है ना, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है। अब एज अ पैरामीटर ये क्या लेगा, ये उस एरे को लेगा जिसको हमें रिवर्स कराना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंट। ठीक है, एक एरे ये लेगा जिसको इसने रिवर्स कराना है। ठीक है, अब हमें एक टेम्परेरी एरे बनाना है, और टेम्परेरी एरे क्या होना चाहिए, सेम साइज़ का होना चाहिए जो अब हमारे ओरिजिनल एरे का साइज़ है ना। तो क्रिएट टेम्परेरी एरे ऑफ सेम साइज़, है ना, क्योंकि हमने उतने ही एलिमेंट्स रखने हैं अपने टेम्परेरी एरे में जितने ओरिजिनल एरे में है।
तो हम यहाँ पर एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पर बनाया एक टेम्परेरी एरे और उसका साइज़ हमने कितना रखना है, जितना हमारे एरे का साइज़ है ना, ओरिजिनल एरे का साइज़ है। एरे डॉट हम यहाँ पर रख देंगे लेंथ। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पर टेम्परेरी एरे ले लिया है हमारे ओरिजिनल एरे के साइज़ के जितना, है ना। तो अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टेम्प के एरे में ऐड करना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस बार बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐड करना है, यानी कि 0 से लेकर n तक के एलिमेंट्स को ऐड करने की बजाय हम n से लेकर 0 तक के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, इंट n इज इक्वल्स टू, ठीक है सॉरी, इंट i हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n-1 के। ठीक है, और i हमारा कब तक चलेगा, जब तक वो हमारे पास 0 से या तो बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है, और i हर बार क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, है ना। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने देखो ये वाला जो चीज़ है, ये हमारे पास जो बैकवर्ड से हमने इंडेक्स चलाना है उसके लिए हमारे पास फॉर लूप आ गया। लेकिन टेम्परेरी एरे में तो हमने 0 से लेकर n तक ही ऐड करना है ना, यानी कि जो हमारी nth वैल्यू होगी इस एरे की, उसको हमने इस टेम्प की फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है ना। तो अब हमारे पास ये वाला जो टेम्परेरी एरे है, इसके लिए हमें अलग से इंडेक्स मैनेज करना होगा, है ना, क्योंकि इसके तो हमने 0th इंडेक्स पर ही डालना है ना वैल्यू सबसे पहले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेरी एरे के इंडेक्स को मैनेज करने के लिए एक k वेरिएबल ले लेंगे जो हमारे पास इंडेक्सिंग को मैनेज करेगा टेम्परेरी एरे की। अब टेम्परेरी एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 0 से शुरू होनी चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प एरे की kth पोजीशन पर हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू डालेंगे जो हमारे ओरिजिनल एरे की ith पोजीशन पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि ओरिजिनल एरे जो है उसकी ith पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, हम टेम्परेरी एरे की kth पोजीशन पर उस वैल्यू को डालेंगे। क्यों, क्योंकि k हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, और i जो है हमारे पास वो कैसे जाएगा, 5 4 3 2 1, यानी कि बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो हमारे पास हम रिवर्सिंग ऑर्डर में जो है आइटम्स को उठाकर ओरिजिनल एरे से हमारे टेम्परेरी एरे में डाल रहे हैं, है ना। और हर बार हमारे पास जो k है वो क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। जैसे हमारे पास देखो ये वाला जो i है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, माइनस माइनस होना चाहिए था, है ना। क्योंकि सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास साइज 5 है, हमारे एरे का अगर साइज 5 है, तो इस फॉर लूप में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आई की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आई क्या होनी चाहिए, माइनस माइनस, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहती है। अगर हमारे पास आई की वैल्यू 0 से कम हो जाती है, फिर हमारी ये फॉर लूप रुक जाएगी, है ना। तो यानी कि हमारी यहाँ पर इंडेक्सिंग 4 3 2 1 0 करके चल रही है, और टेम्प एरे की हमारी इंडेक्सिंग जो है वो कैसे चलेगी, पहले 0, ठीक है, फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो हमारी जो टेम्परेरी एरे की इंडेक्सिंग है वो इस तरीके से चलेगी, यानी कि अब हमारे पास जो ओरिजिनल एरे की 4th पोजीशन पर एलिमेंट होगा वो हमारे टेम्परेरी एरे की 0th पोजीशन पर चला जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे ओरिजिनल एरे की जो 3rd पोजीशन पर एलिमेंट होगा वो हमारे टेम्परेरी एरे की 1st पोजीशन पर चला जाएगा, यानी कि जो टेम्परेरी एरे है वो हमारे ओरिजिनल एरे का एक तरीके से रिवर्स बन जाएगा, है ना। जब जैसे ही हमारे पास टेम्परेरी एरे में सारा का सारा रिवर्स एरे ओरिजिनल एरे का आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, देखो, क्योंकि अब जब हम एंड तक जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेरी एरे है वो एक तरीके से हमारा ओरिजिनल एरे का रिवर्स्ड एरे होगा। तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट में जो टेम्परेरी एरे होगा उसको ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेरी एरे है, जो हमारे ओरिजिनल एरे का रिवर्स बन चुका है, उसको क्या करेंगे, हमारे ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे, यानी कि एक एक एलिमेंट टेम्परेरी एरे का ओरिजिनल एरे में कॉपी करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है जी, इंट आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0, और आई हमारे पास क्या आएगा, लेस देन n, और आई हमारे पास क्या होता रहेगा, प्लस प्लस। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, एरे जो आई है हमारा उसमें क्या चला जाएगा, टेम्परेरी एरे की सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी, है ना। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये जो आपका रिवर्स एरे का फंक्शन है, ठीक है, जब आप इसको कॉल करोगे और इसको कोई भी एरे दोगे तो वो उस एरे को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है,
तो अब इस चीज़ को हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र से एक एरे लेंगे, है ना। तो यूज़र से जब हमें कोई इनपुट लेनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है जी। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कैनर, है ना। तो अब स्कैनर क्लास का हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। सो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है जी। ये हमारे पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब सबसे पहले हम यूज़र से मांगेंगे एरे का साइज़, है ना। जब एरे का साइज़ हमें मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज़ करके एक एक करके यूज़र से एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे और अपने एरे में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र को बताना है कि उसको क्या एंटर करना है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। हम यूज़र को बोलेंगे एंटर साइज ऑफ द एरे, ठीक है। एंटर साइज ऑफ द एरे, है ना, कि भाई एरे का साइज़ एंटर कर दीजिए। और जब यूज़र एंटर करेगा साइज़, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। उस वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं एज अ एन। सो इंट एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा, है ना। सो यूज़र एंटर करेगा हमारे पास नेक्स्ट इंट को यूज़ करके, है ना। तो अब हमारे पास एरे का साइज़ आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा एक एरे क्रिएट कर लेंगे, है ना। सो इंट का हमने एक एरे क्रिएट करना है और एरे क्रिएट करने के लिए हम उसको साइज़ दे देंगे जो हमने यूज़र से लिया था, है ना। सो यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। i इज़ इक्वल्स टू इंट i इज़ इक्वल्स टू 0 और i हमारे पास क्या होगा, लेस देन n। i हमारे पास क्या होता रहेगा, प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे एलिमेंट एंटर करने के लिए, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और हम यूज़र को बोलेंगे एंटर एलिमेंट, ठीक है, या फिर एंटर नंबर, ठीक है। हर बार हम उससे नंबर लेंगे और जो भी वो नंबर देगा उसको हम हमारे एरे में ऐड करते जाएंगे, है ना। सो एरे आई इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता रहेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। जो भी यूज़र ऐड करेगा वो हमारी एरे में ऐड हो जाएगा, है ना। जो भी यूज़र हमें इनपुट देगा, सॉरी, वो हमारे एरे में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास लास्ट में ये एरे मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरे को प्रिंट कराएंगे, है ना। तो एरे को कैसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैंने आपको बताया था कि एरे को अगर एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो हम कैसे कराते हैं, एरेज की क्लास को यूज़ करके। एरेज डॉट हमारे पास एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग का, है ना। सो उसमें हमने हमारा एरे पास करा देना है ना। तो ये हमारा है ओरिजिनल एरे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल एरे, ओके। फिर उसके बाद हम इस एरे को रिवर्स कराएंगे और रिवर्स कराने के बाद इसको प्रिंट कराएंगे। अब अगर हमें एरे को रिवर्स कराना है तो हम कैसे कराएंगे, इस वाले मेथड को कॉल करके, है ना। तो रिवर्स एरे फंक्शन को हमने किया कॉल और उसमें हमने एरे अपना पास कर दिया। जो भी एरे हम इस रिवर्स एरे वाले फंक्शन में पास करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो एरे है हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ एरर मुझे शो हो रही है, तो वो एरर मेरे पास ये है कि क्योंकि ये वाला जो रिवर्स एरे है वो हमारी इस क्लास का मेथड है, तो हमें इसको कॉल करने के लिए पहले इस क्लास का मेथड चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको क्या बना लेंगे, इसको स्टैटिक बना लेंगे ताकि ये क्लास लेवल मेथड बन जाए, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ताकि अब हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाएँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ क्लियर है। अब हमारा रिवर्स हो गया है, तो रिवर्स होने के बाद हम इस एरे को प्रिंट करा कर देखेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। सो एरे आफ्टर रिवर्स, अब जब रिवर्स हो चुका है फिर हम इस एरे को प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको देंगे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और इसके अंदर हम फिर से क्या प्रिंट कराएंगे, एरे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई जो हमने करी है। तो इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर एंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक है, मेरे पास आ गया है 5, ठीक है। अब एंटर एलिमेंट, अब ये मुझसे 5 बार एलिमेंट एंटर करवाएगा, है ना। तो मैंने एंटर किया 12, ठीक है, फिर मैंने 45, ठीक है, फिर मैंने 32 कर दिया है
अब उसके बाद मैंने 8 कर दिया है, ठीक है जी, फिर मैंने 5 एंटर कर दिया है ना। सो देखो ओरिजिनल एरे मेरे पास क्या आया, 12, 45, 32, 8, 5। और जब मैंने रिवर्स करा तो मेरे पास क्या आ जाता है, 5, 8, 32, 45, 12, है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमें यही एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए थी, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की, है ना। तो इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले बात करते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी या हमारी कोई भी लाइन जितनी बार एग्जीक्यूट हो रही होगी उतना हमारे पास क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना। अब देखो ये वाली जो है हमारे पास एक बार हुई, ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास एक बार एग्जीक्यूट हुई है ना, इस रिवर्स एरे के फंक्शन में हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन भी हमारे पास एक बार एग्जीक्यूट हुई, ये वाली लाइन भी एक बार एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो फॉर लूप फॉर वाली लाइन होती है, अब ये कितनी बार कैलकुलेट हो चुकी है, ये n+1 टाइम्स कॉल हो चुकी है ना। और ये वाली जो है ये कितनी बार कॉल हो चुकी है, ये हमारे पास n टाइम्स कॉल हो चुकी है ना। ये भी हमारे पास कितनी बार कॉल हो चुकी है, n टाइम्स कॉल हो चुकी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये भी हमारे पास कितनी बार कॉल हो चुकी है, ये हमारे पास n+1 टाइम्स कॉल हो चुकी है। एंड दिस वन हमारे पास जो है वो कितनी बार कॉल हो चुकी है, ये हमारे पास n टाइम्स कॉल हो चुकी है। तो अब अगर हम टोटल प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, 1+1 2, 2+1 3, ठीक है। 3 हमारे पास आ गया है, 3 + n+1 प्लस हमारे पास क्या आया है, 2 टाइम्स n, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से n+1 हमारे पास आया है एंड अगेन हमारे पास क्या आया है, n आया है ना। तो यानी कि टोटल आंसर हमारे पास कितना होता है, 3 + 1 4 + 5 एंड n हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 + 5n, है ना। तो अब 5 + 5n, तो हमें जब भी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हमें बिगो नोटेशन से दिखाना होता है उसको। जब बिगो नोटेशन से हमें दिखाना होता है तो वो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। और उस केस में सबसे पहला रूल हमारे पास कहते हैं जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दो। तो ये वाला कांस्टेंट है 5, इसको रिमूव कर दो, ये वाला 5 कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर दो। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ n बचा, है ना। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारे पास बिगो ऑफ n, है ना। तो हमारा ये जो रिवर्स वाला था, जब हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ किया तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कितनी हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हुई है बिगो ऑफ n, है ना। अब हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें देखनी हो तो कैसे देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो अगर ये वाली चीज़ है, ये एक n वेरिएबल है, इस n वेरिएबल को रखने के लिए हमें एक स्पेस लगी होगी, है ना। यानी कि देखो ये इंट का है तो हमें कितनी स्पेस लगी होगी, 4 बाइट्स की स्पेस लगी होगी, है ना। फिर उसके बाद एक टेम्प एरे है जो कितने साइज़ का है, जितना हमें यूज़र देगा साइज़, है ना। यानी कि इसके लिए हमारे पास कितनी बाइट्स लगी होंगी, 4 × n बाइट्स, है ना। क्योंकि देखो ये इंट का है, जितने इंट होंगे एरे में उतनी मेमोरी, यानी कि 4 × बाइट्स एक मेमोरी हमारे पास लगी होगी इसके लिए। तो इसकी जो स्पेस है वो हमारे पास 4n बाइट्स होगा, ठीक है। अब ये k वेरिएबल एक इंट का एक वेरिएबल है, इसको स्टोर कराने के लिए कितना लगा होगा, 4 बाइट्स तक लगा होगा, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ये तो चलो लूप चल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी एरे का हमने बता दिया है कि इतना हमारे पास लगा है। तो अब हमारे पास अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट करें, है ना, तो ये तो नहीं है हमारे पास, है ना। जो टाइम वाले हैं उनको हम हटा रहे हैं, सिर्फ स्पेस वालों को काउंट करेंगे। तो ये है हमारे पास 4, ठीक है, 4 बाइट्स। फिर उसके बाद आया 4n बाइट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आया 4, यानी कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या कैलकुलेट हुआ, 8 + 4n, है ना। यानी कि अगर हम कॉन्स्टेंट्स रिमूव कर दें तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कितनी आई है, बिगो ऑफ n हुई है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ओरिजिनल एरे दिया गया था उसके अलावा एक खुद से टेम्परेरी एरे भी लेना पड़ा, एक एक्स्ट्रा एरे हमने लिया। इस वजह से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो ऑफ n है ना।
तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पेयर विद टारगेट सम, ठीक है। हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया होगा। सॉर्टेड एरे आई होप आपको पता हो कि सॉर्टेड एरे क्या होता है, ठीक है। सॉर्टेड एरे का क्या मतलब है कि हमारे पास या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी एरे में नंबर्स हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हों या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हों, तो उसको हम एक सॉर्टेड एरे बोलते हैं, है ना। सो मोस्टली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एरे है 2 15, ठीक है, 30 हमारे पास आ गया है, 40, ठीक है, 70। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है कि जो बड़ा है वो बाद में आ रहा है ना, जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास अगर 15 है तो इसके लेफ़्ट में 15 से छोटे नंबर्स ही होंगे और इसके राइट में 15 से बड़े नंबर्स ही होंगे, है ना। अब 13 है तो 13 के लेफ़्ट में भी 30 से छोटे होंगे और 30 के राइट में 30 से बड़े होंगे। तो ये हमारा जो होता है वो सॉर्टेड एरे होता है, ठीक है। सो अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, और उसके साथ आपको क्या दिया गया है, एक टारगेट सम दिया गया है, ठीक है। अब उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट अ पेयर हुज सम इक्वल्स टू टारगेट। अब मान लो कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, इनपुट में मुझे एक एरे मिला है जो कि सॉर्टेड एरे है, ठीक है जी, जो कि एक हमारे पास क्या है, सॉर्टेड एरे है। अब मुझे एक टारगेट सम दे दिया गया है, ठीक है। टारगेट सम का एक मुझे वेरिएबल मान लो दे दिया और उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है कि भाई उसकी वैल्यू है 60। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस एरे में ऐसे पेयर्स मौजूद है जिनका सम 60 के इक्वल होगा। पेयर्स यानी कि अगर 12 + 15 करें, है ना। अब 12 + 15 का क्या होता है हमारे पास, अगर 12 + 15 करें तो इसका आंसर आएगा 27। तो 27 तो 60 के इक्वल नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम 12 + 20 करें, है ना, यानी कि हमें एक एक पेयर को चेक करना पड़ेगा। जितने भी हमारे पास एरे में एलिमेंट हैं उनके आपस में जितने भी पेयर बनते हैं। ब्रूट फोर्स का तो क्या मतलब है कि हमें सारे के सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पेयर्स या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना होगा। तो हमें यहाँ पर जो 5 नंबर्स का जो एक एरे है उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उन सबका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, उसके साथ सारे पेयर बनाकर देखेंगे। 12 का 15 के साथ, 12 का 20 के साथ, 12 का 40 के साथ, 12 का 55 के साथ। फिर क्या करेंगे, हम सेकंड एलिमेंट ले लेंगे 15 का 20 के साथ, 15 का 40 के साथ, ठीक है। ऐसे कर करके हम सबका ऐड करके देखते रहेंगे, है ना। तो 12 को 15 से करा 27 होता है, 60 के इक्वल नहीं होता है। फिर 12 का 20 से करा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 32, जो कि 60 के इक्वल नहीं है। फिर हम 12 को किसके साथ प्लस करके देखेंगे, 40 के साथ, है ना। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है इसका 52, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 60 के। फिर उसके बाद 12 + 55 आ जाता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ क्या आएगा, 67 आई थिंक आएगा, ठीक है, जो कि 60 के इक्वल नहीं है। अब 12 के साथ हमने सबका चेक करके देख लिया। अब हम 15 के साथ चेक करके देखेंगे, ठीक है। 15 के साथ चेक करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अब देखो 15 प्लस हम क्या करेंगे 20, तो 15 + 20 हमने किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 + 20 हमारे पास 35 आ जाएगा, जो कि 60 के इक्वल नहीं है। फिर 15 प्लस हम 40 करेंगे, है ना। तो 15 + 40 अगर हमने करा तो हमारे पास किसके इक्वल है, 15 + 40 55 के, जो कि 60 के इक्वल नहीं है। फिर 15 + 55 करेंगे, ठीक है, ये भी 60 के इक्वल नहीं आएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 70 में भी। फिर उसके बाद हमने चेक करना है इस 20 को। अब 20 को 40 से प्लस करके देखेंगे। 20 को 40 से प्लस करके देखा तो कितना आंसर आया 60। तो अब इसका मतलब हमारे पास किसी पेयर को प्लस करने से 60 आ गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा कि यस, एरे में हमारे पास एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका सम हमारे टारगेट सम के इक्वल है, यानी कि 60 के इक्वल है। तो यही चीज़ हमें कोडिंग के थ्रू करनी है, ठीक है। तो अब देखो हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम कैसे चेक करेंगे,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो पोजीशन के लिए पहले हम सारी पोजीशन के साथ प्लस करके देख रहे हैं, फिर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन आ जाता है, फिर उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स के साथ प्लस करके देख रहे हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स के साथ प्लस करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लगा सकते हैं नेस्टेड लूप, है ना। तो सबसे पहले इसका भी हम एक सम बना लेते हैं अलग से, जैसे हमने रिवर्स एरे के लिए बनाया है, ठीक है। तो रिवर्स एरे के लिए जो हमने फंक्शन बनाया है, इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो हमारे पास किसके लिए क्या करेगा, जो हमें बताएगा कि भाई टारगेट सम है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें रिटर्न में क्या देगा, बुलियन, ठीक है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि भाई टारगेट जो सम है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है हमारे एरे में, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम दे देते हैं टारगेट सम एग्जिस्ट नाम से, ठीक है। इसका मेथड है इज़ टारगेट सम एग्जिस्ट, ठीक है, इज़ टारगेट सम एग्जिस्ट। अब ये भी हमारे पास एज अ पैरामीटर क्या लेगा, एक एरे ले लेगा, है ना। सो एज अ पैरामीटर ये एक एरे लेगा। अब हमें क्या चेक करना है, ठीक है, अब देखो रिटर्न करना है बुलियन, है ना। सो हम यहाँ पर एक बुलियन का वेरिएबल ले लेते हैं, सो इज़ एग्जिस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इज़ एग्जिस्ट है वो हमारे पास क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको रिटर्न भी कर देते हैं ना, देखो, क्योंकि ये एरर हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो रिटर्न हम लास्ट में किसको करेंगे, इसी इज़ एग्जिस्ट को रिटर्न करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर लूप लगेगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक एक के पास जाएंगे। जैसे पहले ज़ीरो पोजीशन पर गए, इसको सबके साथ प्लस करके देखा, फिर फर्स्ट पोजीशन पर गए, इसको सबके साथ प्लस करके देखा, फिर सेकंड पोजीशन पर जाएंगे, फिर इसको सबके साथ प्लस करके देखेंगे। यानी कि एक तो हमारे पास 0 से लेकर n-1 तक तो हमारी लूप चलेगी, जो हमारे पास एक एक एलिमेंट के पास जाएगी और उसको सबके साथ प्लस कर करके देखेगी, है ना। तो जो हमारी आउटर लूप है वो तो इसी चीज़ के लिए लग गई। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, और आई हमारे पास क्या हो गया, लेस देन n, और आई हमारे पास होता रहा प्लस प्लस। अब जो दूसरी फॉर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो पहली फॉर लूप मान लो 12 के लिए, है ना। अब जब i की पोजीशन 0 पर है तो हम इसको किसके किसके साथ प्लस करेंगे, i+1 से लेकर n तक इसको प्लस करके देखेंगे, है ना। इसके साथ भी प्लस करके देखेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब i की वैल्यू 1 है तो हम किसके साथ देखेंगे, इसके साथ प्लस करके देखेंगे, है ना। तो यानी कि अब हम जो सेकेंड लूप है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, i+1, ओके। और j जो है वो कहाँ तक चलेगा, n के लेस, वही, ठीक है, लेस देन n तक चलेगा, और j की वैल्यू क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी, है ना। और हर बार हमें क्या चेक करना है, इफ़ एरे i, ठीक है, इफ़ एरे i प्लस एरे j, है ना। अगर हमारे पास एरे i और एरे j को अगर हम प्लस करते हैं तो वो, अगर यहाँ पर हम इसको, इससे हमने टारगेट सम भी तो लेना था, है ना। सो इंट टारगेट, ठीक है, अगर वो हमारे पास टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज़ एग्जिस्ट इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, है ना। सो इज़ एग्जिस्ट हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, और यहाँ पर ये n बोल रहा है, n क्या है ना। तो n हमारे पास क्या है, हमारे एरे का साइज, यानी कि एरे की लेंथ, है ना, ठीक है जी। अब जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। रिटर्न क्या लेकर, इज एग्जिस्ट लेकर रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। जैसे ही हमें टारगेट सम मिला हम यहाँ से हो गए रिटर्न, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या चीज़ करी है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूज़र से एक एरे एज अ इनपुट लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टारगेट सम भी अब यूज़र से लेंगे, है ना। तो हम टारगेट सम भी लेंगे यूज़र से, system.out.println, ठीक है। हम यूज़र को बोलेंगे एंटर टारगेट सम, ठीक है, एंटर टारगेट सम, और फिर क्या करेंगे, एक इंट में इसको ऐड करा लेंगे, ठीक है। इंट टारगेट में हम इसको क्या करा लेंगे, सेव करा लेंगे, जो भी यूज़र एंटर करेगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे एरे में वो टारगेट सम एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, system.out.println, ठीक है, यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, इज़ एग्जिस्ट, ठीक है, इज़ एग्जिस्ट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस वाले मेथड को कॉल करेंगे, किस वाले मेथड को, इज़ टारगेट सम को। अब इसको स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक है जी, स्टैटिक हमने बना लिया।
अब हम इस टारगेट सम में एरे भी पास कर दिया और टारगेट भी पास कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और ये वाला जो हमारा रिवर्स वाला था, इसको हम अभी के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। ये जो पुरानी आउटपुट्स हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट। अब देखो, अब साइज़ मांगा है हमसे, हमने दे दिया है 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखी थी ना किसी क्वेश्चन की, तो इसी की देखते हैं, ठीक है। अब 12 दे दिया हमने, 15 दे दिया, फिर हमने 20 दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या दे दिया है, 40 दे दिया, फिर हमने 55 दे दिया, है ना। अब टारगेट सम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास इज एग्जिस्ट हमारे पास क्या आ चुका है, ट्रू। हाँ जी, आपका एग्जिस्ट करता है। जब आप 20 + 40 करोगे तो आपके पास 60 जो कि आपके टारगेट सम के इक्वल है आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इज एग्जिस्ट आपका ट्रू है। अब इसको फिर से रन करते हैं और किसी ऐसे के लिए रन करेंगे जहाँ पर टारगेट सम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले एंटर साइज ऑफ एरे हमने दे दिया जी 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं नंबर, ठीक है जी, 80। अब टारगेट सम हमें एंटर करना है जो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो यहाँ पर एक बार देख के देखते हैं, 30 में भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, है ना। सो इज एग्जिस्ट हमारे पास क्या आ चुका है, फॉल्स आ चुका है, ठीक है। सो आई होप ये टारगेट सम का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो कितनी बनती है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी, देखो यहाँ पर 2 नेस्टेड लूप्स लगी हुई हैं, है ना। और दोनों ही n टाइम्स, तो मतलब कि अगर हम एवरेज लेकर चले तो n टाइम्स तो ये चलेंगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लेकर चल सकते हो कितनी है, ये जो पेयर वाला सम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मान सकते हो। मोस्टली जब भी आप 2 नेस्टेड लूप्स लगाते हो तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके इक्वल आती है, O(n²), बिग O ऑफ n² तो आती ही है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो स्क्वायर को आप ऐसे मान लो। और इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा एरे तो नहीं लिया है ना। तो कोई एक्स्ट्रा एरे हमने नहीं लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। और कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिग O ऑफ n यूज़ करते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिया ना स्पेस के लिए, नहीं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ 1 ही रहेगी, ठीक है जी। तो आई होप ये वाले दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मूव ऑल जीरोस टू एंड, ठीक है। सो मूव ऑल जीरोस टू द एंड एंड कीप ऑल नॉन जीरो नंबर्स इन द सेम ऑर्डर दे अपीयर्ड। तो हमारे पास एक एरे है जहाँ पर कुछ जीरो भी हैं और कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हैं। तो हमने क्या करना है, जितने भी जीरो वाले एलिमेंट्स हैं उनको लास्ट में डाल देना है और जो बाकी के हैं उनको एज इट इज़ उसके ऑर्डर में रखना है। जैसे कि 1 पहले था तो 1 पहले रहेगा, 3 बाद में था तो 3 बाद में रहेगा, ठीक है। बट जो जितने भी जीरोज़ हैं वो सारे उठकर कहाँ चले जाएंगे, आपके लास्ट में चले जाएंगे, है ना। तो अब इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, तो इसका आपको सबसे पहले लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसके स्टेप्स देखने पड़ेंगे, यानी कि एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। और क्या करते जाएंगे, सबसे पहले तो एक टेम्परेरी एरे लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। टेक एन टेम्परेरी एरे, ठीक है। एक टेम्परेरी एरे ले लेना है हमें सेम साइज़ का, ठीक है, ऑफ सेम साइज़, ठीक है। जो ओरिजिनल एरे का साइज़ है उसी साइज़ का हमने एक टेम्परेरी एरे ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके थ्रू ट्रैवर्स करना है, ठीक है। ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है इसके थ्रू ट्रैवर्स करना है फॉर लूप के थ्रू। और क्या करना है, चेक करना है कि अगर हमारा उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो भी एलिमेंट पड़ा है अगर वो नॉन ज़ीरो है तो हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेरी एरे में ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा एक टेम्परेरी एरे है, ठीक है, एक टेम्परेरी एरे है, ठीक है, जिसकी अब पोजीशंस कितनी हैं, 0 1 2 3 4 5, जिसके पास 5 पोजीशंस हैं, है ना। क्योंकि हमने सेम साइज़ का एरे लेना है टेम्परेरी एरे, तो मैंने ले लिया सेम साइज़ का टेम्परेरी एरे जिसमें 1 2 3, ठीक है जी, 4 एंड 1 2 3 4 5 स्पेसिस हैं। अब हमने क्या करना है, इसके थ्रू फॉर लूप लगानी है और चेक करना है अगर कोई एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो नहीं है तो हम उसको इस एरे में ऐड करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर गए, ठीक है, ज़ीरो पोजीशन पर हमारे पास ज़ीरो पड़ा है, तो ज़ीरो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो है तो हम स्किप कर जाएंगे। फिर हम जाएंगे आगे, तो आगे हमारे पास क्या ज़ीरो एलिमेंट है, नहीं, हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो इसको उठाकर हम हमारे टेम्प में ऐड कर देंगे।
फिर नेक्स्ट गए, नेक्स्ट हमारे पास 0 है तो इसको हम हमारे टेम्प में नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारे पास हम गए तो हमारे पास क्या है 3, तो हम 3 को हमारे टेम्प एरे में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। फिर उसके बाद गए, हमें फिर से एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिला, उसको भी हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये फॉर लूप ख़त्म हो गया, हमने सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को पहले लाकर रख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के लिए फिर से एक अलग से फॉर लूप लगाएंगे कि जितने भी हमारे पास स्पेसेस बची हैं उनमें आप क्या रख दो, 0 रख दो, क्योंकि हमें पता है कि बाकी जो एंड वाले बचे हुए हैं उसमें तो 0 ही आएगा। तो हमें उसको फॉर लूप के लिए मतलब उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही जितने जो बचे इंडेक्स हैं उन पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। सो ये हमारा लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं कोड के थ्रू, है ना। तो अब हम यहाँ पर एक और मेथड बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारे फिर से हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है जी। और मेथड क्या होगा, हमारे पास स्टैटिक मेथड ही होगा, ठीक है, ताकि हमें हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसको कॉल करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसका तो रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें एरे का क्या करना है, ज़ीरोज़ मूव करने हैं, ठीक है। मूव ऑल ज़ीरोज़ टू एंड, है ना, मूव ऑल ज़ीरोज़ टू एंड। ज़्यादा ही बड़ा नाम रख दिया मैंने फंक्शन का, बट आप अपनी मर्जी से अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा नाम लगता है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से एक एरे लेंगे और उस एरे के सारे एलिमेंट्स को कहाँ पर रखेंगे, लास्ट में ले जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखो, ये तो हमने टेम्परेरी एरे किया, ये टेम्परेरी एरे को बाद में ओरिजिनल एरे में कॉपी भी करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टेम्परेरी एरे बनाना है, ठीक है। पहले हम साइज़ निकाल लेते हैं हमारे ओरिजिनल एरे का जो है, ठीक है, एरे डॉट लेंथ को यूज़ करके। अब हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे सेम साइज़ का, ठीक है। इंट टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू, अच्छा ये एरे है तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना था, स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। सो न्यू इंट, और किस साइज़ का बनेगा, n साइज़ का, यानी कि जिस साइज़ का हमारा ओरिजिनल एरे है। तो एक हमारे पास इन्हांस्ड लूप होती है, ठीक है, जावा में इन्हांस्ड लूप, जो हमारे पास क्या होती है, कलेक्शंस के थ्रू ट्रावर्स करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो अब जो इन्हांस्ड लूप होती है वो होती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जैसे ये फॉर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मान लो कि इस एरे के थ्रू हमने ट्रावर्स करना है, पूरे एरे के थ्रू हमने ट्रावर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखो, अब ये एरे क्या है, इंट टाइप का है। जब भी हम ट्रावर्स करेंगे हर बार हमें एक ट्रावर्सल पर एक इंट वैल्यू मिलेगी, है ना, हर पोजीशन पर क्या है, एक इंट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि भाई एक एक्स वैल्यू होगी कोई भी जो कि इंट टाइप की होगी, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, इस एरे से मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एरे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके की इन्हांस्ड लूप होती है, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है कि हर पोजीशन पर हम ट्रावर्स करते हैं और उस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट मिलता है हमें, वो हमें इस एक्स के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, ये हम ट्रावर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यानी कि ये x जो है ना, ये हर एक पोजीशन पर जाकर ट्रावर्स करेगी और उस पोजीशन पर जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा वो हमें एज अ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है इसमें हमें कुछ भी आइट्रेशन खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितने से लेकर कितने तक आइट्रेशन चलानी है। ये खुद ब खुद एरे की 0 पोजीशन से लेकर एरे के साइज तक आइट्रेशन चलाएगी, और इस एक्स के थ्रू हमें हर एक आइट्रेशन पर जो एलिमेंट पड़ा है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन्हांस्ड लूप होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर हमें कलेक्शंस के थ्रू ट्रावर्स करना है तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हमने ट्रावर्स करना है और हमने क्या चेक करना है, अब हम यहाँ पर ना एक इंडेक्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने टेम्प के इंडेक्स पर भी वैल्यूज़ ऐड करनी है ना। तो अब इंट आई इज इक्वल टू हमने ले लिया है 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारी जो x है, ठीक है, अगर हमारी जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारी x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेम्प की ith पोजीशन पर उस x को रख देंगे, है ना, और हर आइट्रेशन पर i जो है हमारे पास प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है तो हम उसको टेम्परेरी एरे है जो उसमें ऐड कर देंगे और i को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ आपकी हो गई क्लियर।
अब हमने क्या करना है, जब हमने सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को पहले लाकर रख दिया तो हमें ये चेक करना है कि जो बाकी हुई बची पोजीशंस हैं उन पर सारे पर ज़ीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वाइल, ठीक है, जब तक जो हमारी आई की वैल्यू है वो लेस देन एन है, ठीक है, जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन एन है तब तक हमने ये जो लूप है वो चलानी है, और जितनी भी हमारी पोजीशंस बची हैं उन पर हमने क्या रख देना है, ज़ीरो रख देना है ना। सो टेम्प आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। देखो सबसे पहले क्या है, मान लो कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, उस एरे में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास है 12, ठीक है, फिर मेरे पास है 0, फिर मेरे पास है 2, फिर मेरे पास एक 0 आ जाता है, ठीक है, फिर मेरे पास उसके बाद क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एरे है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनको पहले रख देना है। ठीक है, देखो अब पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, है ना। अब देखो टोटल आई की वैल्यू कितने तक जाएगी, 4 तक जाएगी, 0 1 2 3 4, है ना। अब जब आई की वैल्यू 0 है तो हम चेक करेंगे क्या 12 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, येस 12 हमारे पास नॉन ज़ीरो है। तो जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसमें 12 ऐड हो गया 0th पोजीशन पर, और आई की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस, यानी कि अब जो हमारे पास आई है उसकी वैल्यू हो चुकी है 1। अब हमने यहाँ पर चेक किया, ठीक है, ये जो फॉर लूप है वो अपना काम कर रही है, वो हर एक एलिमेंट के पास जाएगी। अब उसने यहाँ पर चेक किया तो क्या वो नॉन ज़ीरो है, वो नॉन ज़ीरो नहीं है, तो हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया और हमारा आई जो है वो भी प्लस प्लस नहीं हुआ, है ना। तो आई हमारा स्टिल 1 ही है। अब उसके बाद हम गए 2 पर, 2 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, येस 2 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो यानी कि हमारे पास टेम्परेरी एरे में 2 ऐड हो गया और आई हमारे पास प्लस प्लस हो गया। तो आई जो कि हमारे पास 1 था, अब हमारे पास आई की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई स्टेप पर, है ना। तो यानी कि अब 2 हो गई। उसके बाद हमने चेक किया कि 0, क्या 0 अब 0 है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप नहीं चलेगा, आई प्लस प्लस नहीं होगा, आई स्टिल हमारे पास क्या है, 2 है। अब हम यहाँ पर गए 11, तो 11 हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, हाँ जी, तो हमारे पास 11 जो है वो कहाँ पर सेट होगा, जो हमारी आई की पोजीशन थी, आई की वैल्यू क्या थी, 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पर अब हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, 11 ऐड हो जाएगा, और आई हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास है 3, है ना। तो आई की वैल्यू है हमारे पास अब 3, आई की वैल्यू यहाँ तक आते आते हमारे पास 3 हो चुकी है। तो जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे उनको हमने सबको यहाँ पर रख लिया है। इस फॉर लूप, जब जैसे ये वाली फॉर लूप खत्म होगी, जैसे ये एंड तक पहुँचेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जब तक आई की वैल्यू लेस देन एन है, ठीक है, यानी कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहती है तब तक हमारी लूप चलेगी, और हमारे पास जितने बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें क्या हम करते जाएंगे, 0 करते जाएंगे, 0 रखते जाएंगे, और आई को क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस। अब आई को अब है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया, और आई की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस, यानी कि अब आई की वैल्यू हो गई 4th। अब 4th पोजीशन पर भी हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, अब आई फिर से प्लस प्लस हुई, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 5, और 5 हमारे पास n से लेस नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और ये हमारे पास हमारा जो है वो प्रॉपर एरे आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आगे हैं और ज़ीरो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पीछे हैं। ठीक है, तो यही हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी। तो हमारा टेम्परेरी एरे जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड एरे जैसा बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे टेम्परेरी एरे को पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे हमारे ओरिजिनल एरे में, जो कि हमने पहले भी किया था। ठीक है जी, तो आई होप ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू हमने किया 0, और आई हमने ले लिया लेस देन n, और आई हमारे पास आ चुका है प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एरे में, ठीक है, हमारे ओरिजिनल एरे में टेम्परेरी एरे की वैल्यूज़ को कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा इस मेथड को कॉल करने से। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है, यूज़र से हम यहाँ पर ऑलरेडी एरे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, है ना। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल एरे है ना, ये तो प्रिंट होने देते हैं कि ओरिजिनल एरे प्रिंट होगा पहले, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एरे आफ्टर मूविंग ऑल ज़ीरोज़, ठीक है, मूविंग ऑल ज़ीरोज़ टू एंड, है ना। अब हमने वो प्रिंट कराना है जब हमने सारी ज़ीरोज़ को एंड में मूव कर दिया। अब जब हम ज़ीरोज़ को एंड में मूव करेंगे तो हम उसके लिए किस मेथड को कॉल करेंगे, मूव ऑल ज़ीरोज़
टू एंड, ठीक है, और उसमें हमने एरे पास कर दिया, ठीक है जी। अब हम फिर से हमारे एरे को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, ठीक है जी, इस वाले चीज़ को यूज़ करके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अब हम फिर से रन करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने हटा दिया, ठीक है जी। अब हमने एंटर करना है एरे का साइज़, हमने एंटर कर दिया है 5। उसके बाद हमने नंबर्स एंटर करने हैं। पहला नंबर है 14, फिर है हमारे पास 0, फिर उसके बाद फिर से हमारे पास 0 है, फिर से हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद हमारे पास 12 है, एंड उसके बाद हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आ गई है, और एक्सेप्शन क्या है, कोई डुप्लीकेट वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी, इंट टेम्प आई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने आई ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, और इसमें भी हमने आई ही यूज़ कर लिया है। इसको हम जे कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जे हो जाएगा। अब करते हैं इसको दोबारा से रन, ठीक है। अब फिर से यार इसको साइज़ देना पड़ेगा, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। तो एंटर साइज ऑफ एरे हमने दे दिया है 5, ठीक है जी। एलिमेंट हमने दे दिए हैं 12, 0, 0, ठीक है। फिर से हमने 0 दे दिया है, 11 दे दिया है, और फिर से हमने, अच्छा चलो ये अब देखो हमारे पास प्रॉपर जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट आ चुका है। सारे के सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो लास्ट में मूव कर गए हैं, है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी ब्रूट फोर्स से ही हम बहुत सारे एरेज के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, ताकि आपको लॉजिक सोचना आ जाए। एक बार के लिए आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा आप ऐसे एरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और एरे में भी आपका हाथ खुलेगा। तो उसके बाद जब हम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे और ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोचेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक, जो सबसे बेसिक अप्रोच होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने 3 ही क्वेश्चंस किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे एरे के क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है एफिशिएंट अप्रोचेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर द डे।